नमस्कार बच्चों। तो फाइनली जेट का 2020 का पेपर हो चुका है और अब सभी को बड़ा उत्साह होगा कि हमारे पास क्वेश्चन आए थे केमिस्ट्री में, उनके आंसर क्या क्या होंगे। तो हमारे इंस्टीट्यूट द्वारा आज आपको 2020 का जेट का पेपर सॉल्व करवाया जा रहा है, उसकी आंसर की भी दी जा रही है, तो आप उसको मैच करें, मिलाएं। पहला क्वेश्चन था, किसी रासायनिक अभिक्रिया के ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने पर उसका वेग स्थिरांक कितना हो जाएगा। रासायनिक बलगति यानी केमिकल काइनेटिक लेसन से क्वेश्चन पूछा गया था और सबको पता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का ताप अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाता है तो उसका वेग दुगना हो जाता है। कहीं कहीं लिखा होता है 2 से 3 गुना हो जाता है, लेकिन कुछ अभिक्रियाओं में ही होता है 3 गुना, मोस्टली सभी अभिक्रियाओं में क्या होता है, दुगना होता है। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग कितना हो जाता है, दुगना हो जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था आरएनएस समीकरण से। तो अपने ऑप्शन में लिखा हुआ करीब 3 गुना, गलत आंसर है। करीब 2 गुना बिल्कुल सही है, दुगना आंसर होता है, पहले बता दिया गया आपको कि डबल हो जाता है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फाइड एस्को का सांद्रण। देखिए मैंने जो वीडियो बनाया था पिछला जेट के पेपर से एक आध दिन पहले, उसमें क्वेश्चन था, बताया था सल्फाइड एस्को का सांद्रण हमेशा झाग प्लवन विधि से किया जाता है। डायरेक्ट याद रखने वाला क्वेश्चन है, ये रहा अपना ऑप्शन ए, झाग प्लवन विधि से सल्फाइड एस्को का सांद्रण किया जाता है। सांद्रण करने की 4 विधियां होती है, लेकिन अगर सल्फाइड एस्को हो कोई भी, यानी किसी भी एस के पीछे एस लिखा हो, जैसे ZnS या एस के पीछे क्या गया इसका एस, सल्फाइड एस्क, तो इसका अगर कंसंट्रेशन करना है, इसका सांद्रण करना है, तो कौन सा मेथड काम मिलेंगे, फ्रॉथ फ्लोटेशन यानी झाग प्लवन विधि, ये इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एसिड एमाइड को निम्नलिखित अभिकर्मक द्वारा अलग से क्रिया कराई जाती है तो इनमें से किससे मिथाइल एमाइन प्राप्त होता है। बिल्कुल क्वेश्चन अच्छा है। एसिड एमाइड क्या होता है बेटा, एसिड एमाइड होता है CH3CONH2। क्या बनाना है इससे, मिथाइल एमाइन। मिथाइल एमाइन क्या होता है, CH3NH2। तो जिन बच्चों को डायरेक्ट रिएक्शन याद है ये एमाइड से एमाइन बनाने की, एमाइड से एमाइन बनाने की, तो उनको पता होगा कौन सी रिएक्शन है ये, किस किस की रिएक्शन होती है। तो एक ही रिएक्शन ऐसी है, ये एमाइड से आपको क्या बनाना हो, एमीन बनाना हो, तो हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया होती है, ये हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया के तहत बनेगा। हाफमान ब्रोमाइड क्रिया में और रिएक्टेंट क्या क्या होते हैं, और रिएक्टेंट होता है KOH4, तो KOH लेते हैं आप, तो KOH4 को जो KOH और एक लेते हैं Br2। कहीं कहीं KOH की जगह NH भी लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, एक ही बात है। तो ये रिएक्टर की हमारी रिएक्शन होगी हाफमान ब्रोमाइड क्रिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको, किस अभिकर्मक द्वारा अलग से क्रिया कराई जाती है, एसिड एमाइड की क्रिया और किससे करवाई जाती है कि एमीन प्राप्त हो जाए। ऐसे पूछता प्रश्न की कौन सी अभिक्रिया में ऐसा होता है, तो आप नाम लिख सकते थे हाफमान ब्रोमाइड क्रिया, पर ऐसा तो कहीं पूछा नहीं। इसमें तो पूछा कि और क्या क्या रिएक्टेंट डालेंगे, तो एक तो डालेंगे KOH और एक डालेंगे Br2। तो आप देख लो कहां पर है, PCl5, अरे बिल्कुल गलत आंसर भैया। सोडा लाइम नहीं डाल रहे, सांद्र H2SO4 नहीं डाल रहे, हमारे पास ये आ गया मैच, Br2 डाल रहे हैं। Br2 मैंने कहा था या तो KOH हो सकता है या फिर NaOH हो सकता है, तो यहाँ पे NaOH हो गया, तो ये हमारा आंसर सही हो गया। तो आपको एमाइड से कभी भी एमीन बनानी है तो एमाइड तो होगा ही, एमाइड के साथ साथ आपको 2 रिएक्टेंट और लेने पड़ेंगे, NaOH और Br2, तब जाके हमारा ये सही हो जाता है। इसका आंसर सही क्या हो गया बेटा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया की कितनी मात्रा 60 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी नत्रजन प्रदान करती है। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ यूरिया प्रोवाइड 60 kg नाइट्रोजन। ठीक है, तो देखो आप सभी को पता है जो यूरिया होती है उस यूरिया में कितना परसेंट होता है नाइट्रोजन, 46% नाइट्रोजन होता है, ये आप सब जानते हैं। तो क्या हो गया, परसेंट का मतलब 100, तो हम कह सकते हैं 46 किलोग्राम, कितनी किलोग्राम, 46 किलोग्राम नाइट्रोजन किससे मिलती है हमको, भाई 100 किलो यूरिया से मिलती है। अगर 100 किलो यूरिया हो तो हमको कितनी मिलेगी, 46 ग्राम नाइट्रोजन, 46% होती है, क्लियर। अगर 1 किलोग्राम नाइट्रोजन चाहिए तो यूरिया कितनी होनी चाहिए, 100/46, लेकिन हमें कितनी चाहिए, 60 किलोग्राम चाहिए हमें, ये तो हम जानते थे। तो 60 किलोग्राम चाहिए मेरे को सब नाइट्रोजन, तो कैलकुलेट कर लो, मैथमेटिकल प्रोसेस है, 46 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 60। आप इसको जब सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 130 के नियर अबव। 130 कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा ए, 130.43 किलोग्राम। तो इतनी किलोग्राम हमारे पास यूरिया होगी तो हमें उससे 60 किलोग्राम नाइट्रोजन ऑब्टेंड हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। आगे चलें, K2MnO4 में
ऑक्सीकरण अंक काफी क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में कराए थे, 2-3 क्वेश्चन करवाए थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। क्या करते हैं, Mn का फाइंड करना आपको, K2MnO4, तो K पर होता है +1 चार्ज, तो हो गया +2, जिसका फाइंड करना उसका मान लेंगे x, O पर होता है -2 चार्ज, 4 2 8, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 8 - 2, तो x इक्वल टू हो गया हमारे यहाँ पे 6, तो 6 आंसर हमारा ये रहा बी। तो यहां पर K2MnO4 में Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर वो क्या बेटा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बंध रहित अनुनाद पाया जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन है। अनुनाद सब जानते हैं, बंध रहित अनुनाद को बोलते हैं अति समयुग्मन, हाइपर कंजुगेशन। आपको पता होगा जैसे CH3 को यूं लिख दें और ये लिख दें हम CH2, तो ऐसा संयुग्मन बताया होगा आपको। यहां पर एक ये बॉन्ड टूट जाता है और बॉन्ड आ जाता है यहां पर, H+ निकल गया यहां पर, यहां क्या बच गया CH, यहां हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं अति समयुग्मन। यहां से बॉन्ड हट गया, फिर यहां से हट जाएगा, फिर यहां से हट जाएगा और ये नई स्ट्रक्चर बनती जाएगी। तो अनुनाद ही हो रहा है, इसके अंदर बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, लेकिन बंध रहित, बंध हट जाता है पूरा, ये H बिल्कुल अलग हो जाता है। कुछ कंपाउंड में क्या होता है, बॉन्ड रहता है, बॉन्ड शिफ्ट होता रहता है एक दूसरे के पास, जिसमें बॉन्ड हट जाए और फिर भी अनुनाद हो, उसे क्या कहते हैं हम, अति समयुग्मन। उसको अनुनाद नहीं कहा जा सकता, अनुनाद जैसी क्रिया है लेकिन वो अनुनाद नहीं है क्योंकि वो बंध रहित है। अगर बंध रहित अनुनाद जैसी कोई क्रिया होती है उसका क्या नाम होता है, अति समयुग्मन, हाइपर कॉन्जुगेशन। आगे चलें। निम्नलिखित में से किसके द्वारा उच्चतम, ये भी हमने क्वेश्चन अभी पिछली वीडियो में आपको कराया था, आगे सेम यो कहीं क्वेश्चन आया है। तो सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था वाला तत्व है +7 वाला मैग्नीज। कौन सा तत्व है, मैग्नीज, जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है +7। हमारा आंसर आपको दिखाई दे रहा साफ सी इसका आंसर होगा करेक्ट। आगे चलें। निम्नलिखित यौगिकों में सबसे अधिक अम्लीय प्रकृति का है। वैसे तो डायरेक्ट हम याद कर सकते हैं, हमारे पास 3 चीजें होती है, एक तो होता है एल्केन जो इसमें दिया हुआ है, एक दी हुई है इसके अंदर एल्कीन, और एक इसके अंदर दिया हुआ है एल्काइन। तो एल्काइन सबसे अधिक अम्लीय प्रकृति के होते हैं, तो कि डायरेक्ट याद रखने वाली बात। एल्काइन का होता है ट्रिपल बॉन्ड, यानी जिसमें सिंगल बॉन्ड है वो, डबल बॉन्ड है ये, और ट्रिपल बॉन्ड वाले। एल्काइन भी 2 प्रकार के होते हैं, 1 एल्काइन एंड 2 एल्काइन। तो 1 एल्काइन ही एसिडिक होते हैं। तो एक तो बात हो गई, इसमें एल्काइन छांट लो कौन सा है, ये एल्केन है, नहीं हो सकता, ये एल्कीन है, नहीं हो सकता, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, सिंगल बॉन्ड वाला एल्केन है, ये एथेन। तो ये हमारा आंसर सही है यहाँ पर सी, एल्काइन सबसे अधिक अम्लीय होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें sp संकरण पाया जाता है। sp संकरण पाए जाने के कारण इसकी जो अम्लीय प्रकृति होती है इनसे अधिक होती है, और डिटेल से आपने पढ़ा हुआ होगा ये। आगे चलें। निम्नलिखित अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद होगा, देखो भैया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन कराई जा रही है यहाँ पर HBr से। ये रिएक्शन HBr के साथ पेरोक्साइड जब आ जाता है, बता रखा होगा आपको, HBr और पेरोक्साइड दोनों जब एक साथ आता है तो एंटी मार्कोनिकोव रूल लगता है। मार्कोनिकोव रूल क्या होता है, पाई बॉन्ड कम हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट होता है, कम हाइड्रोजन, इधर कितना हाइड्रोजन 4, इधर कितना है 2, इधर शिफ्ट होगा, ये तो हो गया मार्कोनिकोव। एंटी मार्कोनिकोव ज्यादा की तरफ शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह शिफ्ट होता है, इस पर क्या आएगा माइनस, इस पर क्या आ जाएगा प्लस। इसको ब्रेक करोगे प्लस माइनस आएगा, तो प्लस तो चल जाएगा माइनस पे, यानी CH3 इस पर हो जाएगा CH2 हो जाएगा, ये माइनस और ये हो गया प्लस, और यह सिंगल बॉन्ड है CH2 पर यहाँ पे प्लस है तो माइनस उठ जाएगा ये Br। ये लो सर, ये बनेगा, ये कहाँ बना हुआ, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर A 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये बनेगा इस रिएक्शन से मुख्य उत्पाद। पौधों की जड़ें पोटेशियम को अवशोषण करती है किस रूप में, यानी पोटेशियम होता है तो सबको पता है, एक पंप होता है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम का उतार चढ़ाव ज़्यादा, कभी पोटेशियम ज़्यादा, कभी सोडियम ज़्यादा, सोडियम पोटेशियम पंप होता है पौधों में। तो हमेशा इनको आयनों के रूप में अवशोषित करती है, या तो सोडियम प्लस आयन या फिर पोटेशियम प्लस आयन। अभी क्वेश्चन कह रहा है पोटेशियम का अवशोषण किस रूप में करती है, K2, ये तो कंपाउंड आयन नहीं है, ये भी आयन नहीं है, ये रहा आयन K+, इस रूप में अवशोषित करती है, ये भी गलत है। पोटेशियम का अवशोषण पौधों की जड़ें K+ यानी आयनों के रूप में करती है, तो हमारा आंसर क्या सही हो गया यहाँ पर सी। आगे चले। यदि मृदा की विद्युत चालकता अधिक 4 डेसी सीमेंस पर मीटर से अधिक, pH मान 8.5 से अधिक, अच्छा ये भी अधिक, विनम्यशील सोडियम प्रतिशत 15 से अधिक, तीनों चीज अधिक अधिक अधिक, ये ट्रिक होती है। जब तीनों अधिक हो तो हमेशा किसके लिए आता है, लवणीय क्षारीय मृदा के लिए आता है। ठीक है, अधिक
अधिक अधिक, तीनों चीज अधिक होगी तो क्या होगा, लवणीय क्षारीय मृदा। हर चीज जिसकी अधिक होती है वो होती है लवणीय क्षारीय मृदा। अधिक कम अधिक वो होती है अम्लीय मृदा। आगे बस अधिक कम कम वो होती है लवणीय मृदा। लेकिन अभी तीनों चीज अधिक है, हर बार अधिक वर्ड का यूज हुआ है, अधिक, और यहां पर भी अधिक। जब तीनों चीज अधिक हो मृदा की तो मृदा कौन सी होती है, लवणीय क्षारीय मृदा। यानी अपना आंसर क्या हुआ यहां पर, डी। आगे चलें, द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया, सबको पता है, जॉन डाल्टन ने दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, डायरेक्ट याद रख सकते हैं। 11th क्लास का मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। जॉन डाल्टन द्वारा दिया गया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ना तो पदार्थ को उत्पन्न किया जा सकता है, ना पदार्थ को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा। ठीक है, तो ये जॉन डाल्टन हो गया। आगे, कौन सी फसल में पोटेशियम पोषण के लिए म्यूरेट ऑफ पोटास की सिफारिश नहीं की जा सकती। बिल्कुल ठीक है, यानी किस फसल में इस खाद का प्रयोग नहीं किया जा सकता इन चारों में से। तो सबसे चारों में से गेहूं में कर सकते हैं, मक्का में कर सकते हैं, आलू, बिल्कुल सही है, आलू में नहीं किया जा सकता म्यूरेट ऑफ पोटास का उपयोग। ये आंसर हो गया सही। अब कारण क्या है इसके अंदर, क्योंकि आलू क्या है, स्टोरेज किया जाता है, आलू का काफी दिनों तक रखा जा सकता है, और स्टोरेज वाली कोई सी फसल हो उसमें म्यूरेट ऑफ पोटास का प्रयोग नहीं करते। कार्ब एनायन का अपेक्षिक स्थायित्व का क्रम है। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था ये, कार्ब धनायन, यहां पे ऋणायन, एनायन का मतलब होता है ऋणायन। तो देखो ये हो गया, कौन सा है ये, 3 डिग्री, कौन सा बेटा ये 3 डिग्री, क्योंकि जिस पर नेगेटिव कितने से अटैच है, 3 से। ये भी कार्ब एनायन है, ये कौन सा लेकिन 2 डिग्री, ये भी कार्ब एनायन, ये कौन सा है 1 डिग्री, ये 1 डिग्री है। ठीक है, ऐसे धनायन बन सकते हैं, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, और ये हो गया आपका 1 डिग्री। तो धनायनों की बात करें तो स्थायित्व क्रम ये होता है, 3 डिग्री सबसे अधिक स्थायी होता है, 2 डिग्री उससे कम, और 1 डिग्री सबसे कम। धनायनों में होता है, ऋणायनों में जस्ट इसका अपोजिट होता है, क्योंकि धनायन ऋणायन अपोजिट होता है। 1 डिग्री सबसे अधिक स्थायी होता है, 2 डिग्री से कम, 3 डिग्री सबसे कम। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, इस बार क्वेश्चन ये आया है। तो ऋणायन पूछ रहा है, तो ऋणायन में क्रम तृतीयक सबसे अधिक स्थायी करा, ये तो गलत है। 1 डिग्री सबसे अधिक स्थायी सही है, 2 डिग्री उससे कम, 3 डिग्री उससे कम, बिल्कुल सही है, यही आंसर सही है। प्राइमरी कार्बन एनायन सबसे अधिक स्टेबल होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी, सबको पता है रॉबर्ट ब्राउन, नाम में आता है ब्राउन, तो इनके सरनेम से नाम पड़ा था ब्राउनियन गति। कोलाइड वाले लेसन में था, टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, कण इधर 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 टेढ़ी मेढ़ी जब चलते हैं, जिगजैग जो गति होती है उसको बोलते हैं ब्राउनी गति। ब्राउनी गति खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने, इसका आंसर हमारा सही होगा ए। सोर्बिक अम्ल एवं प्रोपियोनिक अम्ल के लवण क्या होते हैं, सोर्बिक अम्ल से बनता है सोर्बेट, प्रोपियोनेट। तो सोर्बेट और प्रोपियोनेट जो होते हैं वो होते हैं खाद्य परिरक्षक, यानी खाने को काफी दिनों से सड़ने से बचाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पर, बी, खाद्य परिरक्षक का काम करते हैं इनके लवण, सोर्बिक अम्ल का लवण और प्रोपियोनिक अम्ल का लवण। कीटोन व हाइड्रोजन साइनाइड की अभिक्रिया से साइनोहाइड्रिन बनता है, बिल्कुल सही है। तो ये किस चीज का उदाहरण है, एक कुछ भी ले लो, पर कीटोन व हाइड्रोजन साइनाइड। कीटोन होता है बेटा ये, और ये हो गया हाइड्रोजन साइनाइड। तो पहले अटैक एक तो माइनस करे या फिर प्लस करे, तो पहला अटैक करता है माइनस, बता रखा आपको, क्योंकि माइनस के अटैक करने से स्टेबल हो जाता है ये। तो प्रथम आक्रमण माइनस कर रहा है, माइनस का मतलब होता है नाभिक से नहीं, तो प्रथम आक्रमण जो करता है वही योगात्मक क्रिया हो जाती है, तो नाभिक से नहीं योगात्मक क्रिया है। और डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, कीटोन हो या एल्डिहाइड हो, कौन सी क्रिया दर्शाते हैं वो, नाभिक से नहीं योगात्मक क्रियाएं दर्शाते हैं। तो नाभिक से नहीं योगात्मक कहाँ है, ये बी, बी आंसर इसका करेक्ट आंसर है, नाभिक से नहीं योगात्मक क्रिया दर्शाते, क्योंकि प्रथम योग इसमें किसका होता है, ऋणात्मक का होता है। दही में औसत प्रोटीन होता है, डायरेक्ट याद करने वाला क्वेश्चन है, 3.2 से 3.4 इतना इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है दही के अंदर। O-2 ऋणायन किसका सम इलेक्ट्रॉनी है, यानी जितने O-2 में इलेक्ट्रॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन नीचे किस में है। तो O में सब जानते कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हमने इस पे -2 लगा दिया, 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। तो इनमें से किसमें 10 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन में 9 होते हैं, एक प्लस लगा दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8, ये तो गलत आंसर हो गया। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, -2 लगा दिया तो 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये भी आंसर हमारा गलत हो गया। फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 9, एक माइनस और लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10, बिल्कुल सही है, यही हमारा आंसर, करेक्ट आंसर है सी। तो फ्लोरीन -O-2 का क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अभिक्रिया का वेग बढ़ाने में उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है,
हानि वेग तो हमने सुना है, अब उत्प्रेरक से अभिक्रियाओं के वेग बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं, कारण क्या है? देखो ध्यान से, कोई भी रिएक्टेंट होता है उसको अभिक्रिया करने से पहले एक प्रोडक्ट की तरफ आने में एक पाथ होता है, एक अवरोध होता है, एक बैरियर होता है, एनर्जी बैरियर, जिसको पार करना पड़ता है। तो ये जितना ज़्यादा बड़ा होता है उतना ही देर से अभिक्रिया होती है, ये जितना छोटा होता है पाथ उतनी ही जल्दी अभिक्रिया होती है। तो उत्प्रेरक नहीं डाला मैंने अभी, तो इतनी ऊर्जा इसके पास होनी चाहिए आपके पास, तभी प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन जैसे उत्प्रेरक डालता हूँ ये पाथ क्या होता है, थोड़ा छोटा हो जाता है। तो या अब इसको यहाँ तक ही चढ़ना पड़ेगा, पहले यहाँ तक चढ़ना पड़ा था। तो ऊर्जा अवरोध क्या हो गया, कम। इस ऊर्जा अवरोध को हम सक्रियण ऊर्जा भी कहते हैं। तो सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देता है, कम कर देता है। कौन? उत्प्रेरक। और कम कर देता है, एक तो पहाड़ बहुत बड़ा हो और एक पहाड़ छोटा सा ही हो, तो जल्दी तो छोटे पहाड़ को चढ़कर ही पार हो जाएंगे ना। तो वही काम होता है यहाँ पर। तो अग्र अभिक्रिया दर में वृद्धि गलत बात है, अभिक्रिया के पथ में परिवर्तन जिससे अभिक्रिया के लिए बिल्कुल सही, सक्रियण ऊर्जा घट जाती है, घट गई, कम हो गई उत्प्रेरक डालते ही। तो यही आंसर सही है हमारा बी। आगे चलते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थूल, स्थूल का मतलब होता है कंसंट्रेट, लिखा होगा इंग्लिश में, ये रहा, बिल्कुल सही है। स्थूल का मतलब ये होता है, हिंदी वर्ड से थोड़ा सा समझ में नहीं आता, तो स्थूल का मतलब है यहाँ पर कंसंट्रेटेड मात्रा ज्यादा होना, ठीक है। तो कौन सी खाद स्थूल कार्बनिक खाद नहीं है, ठीक है, नहीं है, यानी जिसमें ज्यादा पोषक तत्व नहीं है, जो नॉट कंसंट्रेट, जो कंसंट्रेट नहीं है यानी जिसमें पोषक तत्व ज्यादा नहीं है। तो ब्लड मील में पोषक तत्व होते हैं, मीट मील में पोषक तत्व होते हैं, मछली में पोषक तत्व होते हैं, हरी इसमें होते हैं लेकिन कम होते हैं इनकी तुलना में। तो ये क्या है, कार्बनिक खाद्यों पर स्थूल नहीं है, यानी पोषक तत्वों की मात्रा इसके अंदर ज्यादा नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या हुआ, डी। ये सारे आंसर क्या हो गए हमारे गलत। तो सही आंसर क्या है बेटा हमारा, हरी खाद। तो हरी खाद एक स्थूल कार्बनिक खाद नहीं है। निर्जलीकृत यानी एक तो होता है बेटा Na2CO3.10H2, ये तो हो गया वाटर है, इसके अंदर हाइड्रेट हो गया, तो इसको बोलते हैं धावन सोडा। पर कह रहा है निर्जलीकृत यानी पूरा जल हटा दिया इसका, खाली ये एनहाइड्रस, इसको बोलते हैं सोडा ऐश। क्या बोलते हैं इसको, सोडा ऐश। धावन सोडा नहीं बोलते, लवण सोडा नहीं बोलते, गलित मिश्रण बोलते, ये बोलते हैं सोडा ऐश। ये आंसर हमारा सही है, सोडा ऐश। आगे चले, किसी परमाणु में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं एक समान नहीं हो सकती, यह कहलाता है पाउली का अपवर्जन का नियम। पाउली ने एक नियम दिया था, किसी भी परमाणु के एक ही कक्षक के दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होते। अगर तीन के समान हो भी जाए तो एक के तो भिन्न होते ही हैं। तो कौन कहता था यह बात, पाउली कहता था। पाउली आंसर हो गया हमारा बी। आगे चलें, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरक है, उर्वरक है लेकिन कैसा है, जैव उर्वरक। तो जैव उर्वरक सबको पता है, एजोस्पिरिलम, ए आंसर हमारा सही है। एजोस्पिरिलम में क्या है, जैव उर्वरक है। खूब पढ़ा के आपको बता रखा होगा, एजी वाले सर ने बताया होगा, केमिस्ट्री पढ़ाते थे उन सर ने भी आपको काफी बार बताया होगा, खूब लिखवाया होगा। एल्डिहाइड से कीटोन का अंतर करने में किसका उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, एस्टोसोफोर का नहीं हो सकता, पायरोगेलोल नहीं हो सकता, ग्रीनर, यही आंसर सही बेटा, फेलिंग विलियन द्वारा। फेलिंग विलियन क्या करता है, एल्डिहाइड के साथ तो रिएक्शन करता है, लाल भूरा अवक्षेप देता है, पर कीटोन में डालते हैं तो कीटोन के साथ कोई क्रिया नहीं करता। अगर हमारे पास दो गिलास में, एक में एल्डिहाइड एक में कीटोन है, अगर हमने ये लिया फेलिंग विलियन दोनों में डाल दिया दो दो बूंद, तो जहां लाल रंग हो जाए लाल भूरा वो क्या है, एल्डिहाइड है, जो नहीं हो क्या है कीटोन, हो गया डिफरेंस। तो एल्डिहाइड कीटोन में डिफरेंस करने में काम में लिया जाता है कौन, फेलिंग विलियन। तो आंसर सही हुआ हमारा ये बी। निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की ऊर्जा भंडारण में स्थानांतरण में भूमिका है, ऊर्जा, ठीक है साहब, ऊर्जा शब्द को पकड़ लो। ऊर्जा के रूप में पाया जाता है पादपों में एटीपी, एडीपी, क्या आ रहा है, पी आ रहा है ना वर्ड में, पी यानी फॉस्फोरस। तो जहां ऊर्जा की बात आ जाए किसी पोषक तत्व में तो उसके लिए फॉस्फोरस सबसे बेस्ट आंसर होगा। तो इसकी भूमिका सबसे ज्यादा होती है ऊर्जा के भंडारण में, ऊर्जा के स्टोरेज में फॉस्फोरस की। तो फॉस्फोरस हमारा आंसर करेक्ट। निम्न में से ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियो जो मैंने बताया थे जेट से पहले डाले तो उसमें काफी क्वेश्चन, और हमारी जेट की जो बुकलेट थी हमारे इंस्टीट्यूट की आरजेसी की, उस बुकलेट में से भी कम 60-70% क्वेश्चन यूं के यूं मिले हैं बिल्कुल। तो जिन बच्चों ने देखी होगी उनको काफी फायदा मिला होगा और वो बहुत खुश भी होंगे। निम्नलिखित में से प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय का मतलब होता है सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े के रूप में हो, युग्म के रूप में हो, पेयर हो, एक भी इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं रहे। जहां पे सब जोड़े बन जाते हैं वहां पे प्रतिचुंबकीय मामला हो जाता है। तो कॉपर का विन्यास होता है इलेक्ट्रॉन 3d9 4s2। मैंने +2 लगा दिया तो हटा दिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन, 9 बच गया। अब 9 को अगर डी कक्षक भरोगे आप फिल करोगे
तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और रे एक इलेक्ट्रॉन क्या रह गया इसके अंदर, एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रह गया। तो ये तो क्या हो गया, चुंबकीय, ये प्रतिचुंबकीय नहीं है तो अनुचुंबकीय हो गया, चुंबक है ये तो गलत, ये आंसर हमारा गलत है। ऐसे जिंक में देखोगे आप तो जिंक में आएगा 3d10 4s2 +2 लगा रखा, हटा दिया तो d10 का मतलब होगा फुल फिल हो गया। यही ये सारे इलेक्ट्रॉन इसमें सारे भरे हुए हैं, तो ये क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन, ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, युग्मित सभी हैं। तो यही आंसर हमारा सही है, भी आगे देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो जिंक ऐसा जिंक में सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, युग्मित हैं, पेयर हैं, इसलिए जिंक +2 क्या है, एक प्रतिचुंबकीय आयन है या प्रतिचुंबकीय है इसमें चारों में से। ड्रग्स यानी औषध का कौन सा वर्ग है जिसको उपयोग तनाव, टेंशन, बिल्कुल सही है, जो पागल हो जाए, जो टेंशन में रहे, जो चिंता मुक्त करे, ऐसे मरीजों को, ऐसे पेशेंट को जो डॉक्टर जो दवा देते हैं उस ग्रुप का नाम है, दवा की ग्रुप का नाम है प्रशांतक, ट्रैंकुलाइजर्स। ये रड्डी आंसर हमारा। शांत, नाम से पता चलता है शांत, जो टेंशन में हो क्या हो जाए, शांत हो जाए, प्रशांतक दिए जाते हैं उन्हें। क्रोमियम का ये भी अब क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल यूं क्यों, बहुत मस्त पेपर हुआ होगा बच्चों का। क्रोमियम का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, सबको बताया था मैंने कुछ दिनों पहले, D4S2 आता है बाह्य में, 3D4 4S2, लेकिन ये चेंज हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन उसको ले लेता है स्थायित्व के कारण, क्योंकि अर्धभरा कक्षक हो जाएगा D, और अर्धभरा होते ही क्या हो जाता है, स्थायी, और इस प्रकार का इसका विन्यास हो जाता है 3D5 4S1। ये रहा डी आंसर हमारा करेक्ट आंसर है इसका। टेफ्लॉन प्राप्त करने के, ये क्वेश्चन काफी बार आ गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जेट, जेट का सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता ही रहता है, पता नहीं क्या। टेफ्लॉन को प्राप्त करने के किस अणु का उपयोग करते हैं, टेफ्लॉन के लिए हम इस अणु का उपयोग करते हैं CF2 डबल बॉन्ड CF2, जिसको बोला जाता है टेट्रा फ्लोरोएथीन। तो ये रहा हमारा आंसर ए, टेट्रा फ्लोरोएथीन। निम्नलिखित में से कौन सा सूचक की पीएच परास 8.3 से 10 यानी इसका मतलब है क्षारीय, कैसा सूचक हो गया, क्षारीय। 7 से ज्यादा जब आ जाती है परास तो क्या हो जाता है, क्षारीय। अब क्षारीय कौन सा है, फिनोप्थिलीन होता है क्षारीय, तो ये रहा बिल्कुल सही है, बी आंसर हमारा सही है, फिनोप्थिलीन एक क्षारीय सूचक है। अमोनिया की आकृति कैसी होती है, पिरामिड, ये रहा अमोनिया, ये आकृति होती है अमोनिया की, ये लोन पेयर होते हैं इस प्रकार से, तो पिरामिडल आकृति होती है ए। 107 डिग्री का एंगल होता है इसका, कोई पूछेगा भी तो। दूध, गाय के दूध में लैक्टोज को क्या कहा जाता है, लैक्टोज का नाम ही दूध शर्करा होता है, किसी के दूध में होता है ऐसे हो, तो दूध शर्करा, लैक्टोज क्या बोलते हैं, दूध शर्करा। ठीक, ये आंसर सही है और ये सारे गलत आंसर। NH2 का समयुग्मी अम्ल बनाने का, ये भी क्वेश्चन अभी आपको कराया गया था 2-3 दिन पहले। समयुग्मी अम्ल बनाने का तरीका H+N ऐड कर दो इसके ऊपर, H+N ऐड करते जो बनता है समयुग्मी अम्ल होता है। NH2 पे H ऐड किया तो हो गया NH3, ये रहा बी आंसर हमारा सही आंसर इसका। वात्या भट्टी में आयरन ऑक्साइड अपचयित होता है, देखो 2 आंसर हमको लग सकते हैं सही, एक तो सी लग सकता है, एक CO लग सकता है, लेकिन ज्यादा जो आंसर बेस्ट सही है वो कौन सा है, सी। NCERT भी यही कहती है, वात्या भट्टी में क्या डाला जाता है, कोल डाला जाता है पहले, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, सेकंड स्टेप में करती है अपचयन, तो पहले अपचयन कौन करता है, सी करता है, तो ये आंसर ज्यादा सही नहीं है, सही आंसर हमारा बी, कार्बन द्वारा अपचयन होता है। यानी ये रिएक्शन है, आयरन ऑक्साइड ये हो गया, ये सी हो गया, और ये बन गया Fe, ये हो गया अपचयन CO। ये वात्या भट्टी में क्रिया होती है। द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं, उत्क्रमणीय नहीं होते साहब, अनुत्क्रमणीय होते हैं। जल स्नेही, द्रव विरोधी ना नहीं होते, द्रव स्नेही बात वही है, यही सही है, सबसे आंसर सही। अनुत्क्रमणीय यानी जब ये द्रव विरोधी सोल बन जाते हैं, धातुओं से बनते हैं, जैसे लोहे को पानी में घोल दिया बना दिया, अब उससे वापस लोहे को अलग नहीं कर सकते, यानी स्थायी रूप से बनते हैं। अनुत्क्रमणीय सोल आसानी से बनते भी नहीं है, विशेष विधियों से बनाए जाते हैं ये नहीं डाला चम्मच और हिला लिया बन गया, ये नहीं बोलते, लेकिन होते क्या है, ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। तो द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं अनुत्क्रमणीय सोल, वापिस इनमें हटाया नहीं जा सकता, परिक्षेपण माध्यम को, परिक्षिप्त परावस्था को अलग वापस सेपरेट नहीं किया जा सकता विलीन बनने के बाद, तो अनुत्क्रमणीय हो गई। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ज्वाला परीक्षण नहीं दिया जाता, मेरे लिए ठीक है, ये 3 कैसे बेटा, आयोनिक कंपाउंड बनाने वाले एलिमेंट है, और ये कैसे है, सहसंयोजक बनाने वाले, तो ये ज्वाला परीक्षण नहीं देता। जो ऊपर की तरफ आते हैं सहसंयोजक, नीचे चलने पर आयनिक प्रकृति बढ़ती है, तो बेरिलियम सबसे ऊपर आता है सेकंड वर्ग में, और पोटेशियम आयनिक होता है, स्ट्रोंशियम बायनिक और ये आयनिक, ये सब रेड कलर देता है, ऑरेंज कलर देता है, ठीक है, कलर सब देते हैं ज्वाला में, लेकिन ये ज्वाला टेस्ट ही नहीं देता, क्योंकि क्या ही है, कोवेलेंट कंपाउंड है, सहसंयोजक, तो बेरिलियम आंसर इसका सही था।
निम्नलिखित में से कौन सी विधि एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होती है? ठीक है, एल्यूमिनियम धातु प्राप्त कैसे होती है? एल्यूमिना के विद्युत अपघटन से। पहली बात तो याद होनी चाहिए, एल्यूमिना होता है Al2O3, इसका क्या करना अपन को? विद्युत अपघटन करना, एल्यूमिनियम बन जाता है। लेकिन किस किस के साथ मिला करते हैं इसका विद्युत अपघटन? पता होगा आपको, क्रायोलाइट प्लस फ्लोर स्पार, ये दो चीज मिलाते हैं तब जाके इसका विद्युत अपघटन होता है। तो ऐसा क्या ऑप्शन कहां लिखा हुआ है? पहला ही ऑप्शन लिख रखा है, एल्यूमिना में क्रायोलाइट और विद्युत अपघटन मिल गई तीनों चीज। एल्यूमिना होना चाहिए एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए, वो तो खुद ही कह रहा है क्वेश्चन में, नहीं एल्यूमिनियम ही कह रहा है। एल्यूमिना मिल गया, क्रायोलाइट मिल गया, विद्युत अपघटन मिल गया, तीन चीज मिल गई, तो यही आंसर हमारा सही आंसर होगा। अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है बेटा ये अमोनियम सल्फेट। तो जब भी परसेंटेज निकालनी हो तो पहले तो इसका टोटल मास निकाल लो। टोटल मास अमोनियम सल्फेट का होता है 132 निकाल लेंगे, नाइट्रोजन का सब जानते हैं 14 होता है, उसका कैलकुलेट करो। अब नाइट्रोजन की निकालनी है, तो नाइट्रोजन का मास कितना है? 132 में टोटल 28 है। इसको क्या करेंगे हम 100 से बटे। इसको जब आप सोल्व करोगे, सॉल्यूशन करोगे, तो 21 के समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको यहां दिखाई दे रहा है 21C। आगे चलें, ग्लूकोज के अणु का आणविक द्रव्यमान, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद कर सकते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, वही करो। कार्बन का वेट होता है 12 को 6 से मल्टीप्लाई किया गया 72, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया गया 12, ऑक्सीजन का होता है कितना? 16 को 6 से मल्टीप्लाई किया गया 96। इन सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 180। तो 180 ये रहा डी। यू इसकी यूनिट होती है यूनिफाइड मास, एकीकृत द्रव्यमान। तो इस प्रकार से हमारे 40 क्वेश्चन थे और बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा पेपर था ये, जिसके सॉल्यूशन मैंने आपके सामने कराए। आंसर आपके सामने आ गए, आंसर की आ चुकी है आपके सामने। अब आप अपना कैलकुलेशन भी कर सकते हैं हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए। लेकिन अगर आप इस पेपर से पहले हमारे वीडियोस को लगातार देख रहे होंगे, हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले तीनों सब्जेक्ट अगर वो देख रहे होंगे, तो निश्चित रूप से आगे पूरे के पूरे क्वेश्चन सही हुए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान से पूरी आशा करता हूं और पूरी कामना करता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से इस साल हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।